पेरिया मुडलियार चावड़ी पौंडीचेरी से सटा हुआ एक छोटा सा तालुक, सुंदर, शांत और आज भी किसी पिछली सदी में बसा हुआ। समुंदर के तट से बस 10 मिनट की पैदल की दूरी पर यहाँ पर एक 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट, जिसमें 900 स्क्वायर फीट का एक घर और बाकी एक सुंदर बगीचा। बगीचे में अमरूद और आम के पेड़, पहले एक जैकफ्रूट का भी रहा करता था जो मुझे बहुत पसंद था, और नीचे गिरे तनों पर उगते जंगली मशरूम। यहाँ की बागबान श्यामली पाल चौधरी यानी कि माँ। सफ़ेद बाल, क्योंकि उन्होंने धूप में सफ़ेद किए हैं, टूटी फूटी तमिल और वक्त की दी हुई झुर्रियाँ। उनकी पसंदीदा चीज़ है माछ यानी कि फ़िश। हो भी क्यों ना, बंगाल में उनका बचपन बीता, इसलिए उनके रोम रोम में बसा है बंगाल, और पिछले 30 साल उन्होंने यहीं पर गुजारे हैं, समुंदर से इतना पास। और मैं स्मृति, उनकी बहू, जिसे वो प्यार से बुलाती है महारानी। हाँ, तमिल के साथ साथ उनकी हिंदी भी टूटी फूटी है। इस टूटी फूटी हिंदी से फिर भी वो मुझसे बात करने की पूरी कोशिश करती हैं, इसलिए महारानी ये, महारानी वो, ऐसा। तो इतने साल में मैंने ज़्यादा तमिल नहीं सीख पाई, ना ही मैं सीख पाई ज़्यादा बंगाली, पर उनके साथ इस रोज़ के आचरण में मैं शायद कभी मछली खरीद सकती हूँ चंद्रा से, हमारी डेडिकेटेड मछुआनी यानी फिशर वूमन, जो रोज़ सुबह आती, एना वाह, एना माँ, एना मीन, वैना वैना, इसी से मेरी नींद खुलती। इसका मतलब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। जब इससे मेरी नींद खुलती तो मैं देखती कि माँ और चंद्रा रोज़ सुबह एक चटपटे संवाद में रहते, कम से कम 30 मिनट तक। मुझे वो संवाद ज़्यादा समझ नहीं आता, पर विशेष सूत्रों से मुझे ये पता चला है कि वो लोग एक दूसरे से को बुलाते हैं तू पागल, तू पागल और 30 मिनट तक। और चंद्रा माँ को बोलती है कितनी किटपिट करती हो, कंजूस हो क्या? और माँ चंद्रा को बोलती हैं तू कैसी सी है, क्या क्या माछ लेकर आती है, ये वो। उनका डेली डेली कुछ चलता रहता है। माँ उसे बोलती है बेईमान, पैसे की भूखी, और ये सब। और यही सब टूटी फूटी भाषा में। इस टूटी फूटी भाषा की तरह इस घर के अंदर का सारा सामान भी टूटा फूटा है। मैं माँ को प्यार से कबाड़ी वाली भी बुलाती हूँ, क्योंकि इस घर के अलमारी संदूकों में आपको मिलेंगी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे 1970 के अखबार, 1990 में एक्सपायर हो गए मस्कीटो रेपेलेंट। तो जब मेरी शादी हुई, मच्छर काट रहे थे, माँ लेकर आई और देखा कि अरे ये तो 1999 में एक्सपायर हो चुका है माँ। और खूब सारी कांच की बोतलें शराब की। माँ ने कभी शराब नहीं पी, पर सुंदर बोतलें देखकर वो रह नहीं पाती। और हम उनके बच्चे जो पूरा साथ देते हैं उनका ये शौक पूरा करने में। हर हफ्ते उन्हें मिल ही जाती है एक नई शराब की बोतल, जिसे वो धोकर प्यार से सुखा देती है। तो अब ऐसे ही जब भी मैं वहाँ रहती हूँ तो दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, ऐना वाह ऐना वाह। तो मैं उनको हर बार उनके इस अनोखे रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करती थी, पर धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया शायद ये इस गाँव के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अब हमारे वहाँ तो इंदौर में किसी से ऐसे रैंडमली सिर्फ इतना ही पूछते हैं, भैया कितने का दिया, 10 रुपये का नहीं, 5 रुपये का दे दो। पर फिर मैं उसके बारे में भूल गई। पर फिर एक दिन माँ ने बोला कि स्विगी से देखो फिश आती है क्या? अरे माँ, माछ, स्विगी इंस्टामार्ट की सर्विस वहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई थी, और माँ को तो वहाँ से राशन मंगवाना भी पसंद नहीं है। तो मैंने कहा माँ माछ कैसे मंगवा रही हो? तो माँ चंद्रा अक्का नहीं आएंगी? माँ बोले ना, और शरीर खराब, मतलब वो सिख है। तो मैंने बोला कि और सावित्री उनकी बहू? माँ बोले 12 बज गए हैं, माछ मंगवाओ, नहीं तो आज से मसूर की दाल खानी पड़ेगी। अब मेरे मन में सवाल तो बहुत थे कि माँ ये जो पूछती हैं कि अन्ना वाह कौन सी मछली लाई हो, और नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोलने के बाद भी अक्सर 500 से 700 ग्राम ले ही लेती हैं रोज़। पर आज क्यों वो ऐसा नहीं कर रही हैं? चलो वो बीमार है, पर बहुत बार वो बीमार होती है तो उनकी बहू सावित्री आ ही जाती है। पर मसूर की दाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने अपने सवालों पर विराम लगाया और ऑर्डर कर दिया 500 ग्राम प्रॉन और थोड़ा सा वंजरम माछ। फिर उसके बाद अपने जीवन में लग गई। अगला एक हफ्ता भी यही सब होता रहा। मतलब सुबह कोई आया नहीं, स्विगी से ऑर्डर किया, पर ठीक है थोड़ा लेट उठती थी, अच्छा लगता था क्योंकि रोज़ सुबह की नोक झोंक नहीं होती थी। पर उस गुरुवार को मेरी नींद खुली पुलिस की गाड़ी के सायरन से। माँ पूजा कर रही थी, पूजा करते करते बाहर गई और उनसे तमिल में कुछ बात करने लगी। मैं खिड़की के पीछे से सुन रही थी, पर मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। आसपास भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। थोड़ी देर बाद के बाद माँ ने बोला
कि मुझे अंदर से मेरा पर्स, दुपट्टा और फ़ोन दे दो। मैंने माँ से कुछ सवाल करने की कोशिश करी, पर माँ के पास कोई जवाब नहीं था और वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर चली गई। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि पुलिस के नाम से मुझे बचपन से बहुत डर लगता है और मैं बहुत घबरा रही थी। आसपास लोगों की तरफ देखा तो कोई मुझसे नज़रें भी नहीं मिला रहा था। अब मैंने अपने पति को कॉल करने की कोशिश करी, जो उस वक्त यूएस में थे, पर वहाँ पर रात के 3 बज रहे थे और फ़ोन शायद फ्लाइट मोड में था, तो उन्होंने भी फ़ोन मैं कनेक्ट नहीं हो पाई उनसे। तो अभी इसके बाद मैं क्या करती, मैंने पास वाली सौम्या की तरफ देखा। वो धीरे से आई और खुसफुसा कर बोली, द फिशर वुमन चंद्रा हैज़ किल्ड हर सन विद अ ग्लास बॉटल एंड पुलिस हैज़ फाउंड आंटीज फिंगरप्रिंट्स ऑन द बॉटल। अब मैं इसके बाद बहुत ज़्यादा घबरा गई, पर अभी क्या करती। सौम्या की माँ ने उसे अंदर बुला लिया, क्योंकि उसको इजाज़त नहीं थी अभी मुझसे बात करने की। मैंने फ़ोन में सर्च किया लॉयर्स नियर मी, कॉल किया 3-4 जगह, पर अब भाषा भी नहीं आती है। किसी के क्लर्क ने उठाया तो किसी को बात ही नहीं करनी थी और मैं शायद समझा भी नहीं पा रही थी कि मुझे क्या चाहिए। तो इसके बाद मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन पर थी सावित्री। मैंने कोशिश करी कि मैं उसी वक्त में सारे सवाल सावित्री से पूछ लूँ, पर सावित्री ने कहा, अक्का डोंट क्वेश्चंस आस्क, आई सेंड लोकेशन, कम देयर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या ये मेरे लिए खुदकुशी होगी। ऑलरेडी इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कहीं और पर जाना क्या होगा, अब वहाँ पे ओला उबर भी नहीं चलती, अभी मैं क्या करूँ। पर मेरे पास और कोई रास्ता भी कहाँ था, यही मेरा एक आखिरी रास्ता था इस बारे में जानने के लिए। तो मैंने सौम्या को फिर से मैसेज किया। सौम्या ने माँ से छुप छुपा कर दे दी मुझे स्कूटी की चाबी। स्कूटी लेकर मैं पहुँच गई लोकेशन पर। लोकेशन पर मुझे मिली एक बदहाल सावित्री, उसके साथ में एक 12-13 साल की बच्ची और एक महिला जिसने कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। मुझे लगा कि कोई लोकल नेता होगी, तो मैं सावित्री की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखने लगी। सावित्री ने कहा, आई एक्सप्लेन अक्का, बट फर्स्ट आई नीड 500 बेबी मिल्क, बेबी फूड। मैंने हिचकिचाते हुए उसे पैसे दे दिए। वो पैसे दिए तो उसने वो 12-13 साल की बच्ची को दिए और वहाँ से भेज दिया। पर अभी मेरा सबर का बांध और मेरा उतावलापन क्रॉस होता जा रहा था। मैंने बोला, व्हाट इज़ हैपनिंग सावित्री, वेयर इज़ माँ, आई एक्सप्लेन अक्का। इसके बाद में उसने जो मुझे बोला वो माँ ने मुझे कभी नहीं बताया था। सिर्फ 28 साल की है सावित्री और उसकी 5 बेटियां हैं। पहली बेटी 13 साल की, जो उससे सिर्फ 15 साल छोटी है। दूसरी बेटी 11 साल की, तीसरी 8 साल की और चौथी बस 1.5 साल की। और उन्हीं के लिए उसको दूध खरीदना था। वह हमारे घर के पास वाली झोंपड़ी में चंद्रा के साथ रहती है। वह चंद्रा की बहू है। उनके घर में उसके जो पति हैं और उसके पिता, उसके ससुर, निहायत ही वाहियात पुरुष हैं। उनके घर में औरतों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण एक कॉमन चीज़ है, आम बात है, रोज़ होता रहता है। चंद्रा, उसने अपना जीवन तो जैसे तैसे गुजार दिया, पर अब उसको ये बर्दाश्त नहीं कि उसकी बहू यानी सावित्री पर ये सब चीज़ें आएँ, इसलिए रोज़ वहाँ पर झगड़ा होता है। सावित्री जो है एक सरकारी दफ्तर में काम करती है, वहाँ पर वो झाड़ू पोछा, लैट्रिन धोने का काम करती है, पर वो क्लर्क के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। तो चंद्रा चाहती है कि वो कोचिंग जाए और अच्छे से पढ़े, इसलिए वो जो भी माछ बेचकर पैसा कमाती है उसका एक बड़ा पोर्शन हमारी माँ के पास ही छोड़ देती थी। माँ ने मुझे कभी ये नहीं बताया, मुझे आज पता चला। इसीलिए शायद माँ हर सुबह बोलती थी वहना वहना, ताकि उसके घर से अगर कोई सुने तो उन्हें लगे कि उसकी ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही और चंद्रा के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उसे उस पैसे का हिसाब ना देना पड़े और वो पैसा माँ के ही पास रह जाता। पर ये जो झगड़ा होता था ये 1-2 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। ये आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि सावित्री के पति को पता चला कि वो 5वीं बार पेट से थी और उसने गर्भपात करवा दिया। उसका एक बेटा पाने की इच्छा अब धुंधली हो चुकी थी, तो वो आग बबूला हो उठा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। बात तब सर से आगे चली गई जब उसके पति ने भी, उसके बाप ने भी, मतलब चंद्रा के पति ने उसका साथ दिया और वह दोनों सावित्री का बलात्कार करने की फिराक में थे। उस दिन उस टूटे फूटे घर के बाहर जो आवाज़ें आई सुनी तो शायद सबने, पर सबने सोचा कि हम बहरा होने का नाटक करना ही हमारे लिए वाजिब है। पर वो आवाज़ें सुनी सिर्फ चंद्रा ने और माँ ने। माँ ने घर के बाहर सुखा कर रखी थी कुछ बोतलें, जो उठाई चंद्रा ने और जाने लगी। माँ ने भी रोका नहीं। इसके बाद में जो हुआ वो शायद क्षण भर का गुस्सा नहीं था, शायद बहुत साल से ये चंद्रा के अंदर कहीं उबल रहा था। उसने वो बोतल अपने बेटे के सर पर दे मारी और उसी खून सनी बोतल से बढ़ी अपने पति की ओर। वो उस घर से भाग गया और आज तक नहीं लौटा।
और वो 4 बच्चियों को माँ अंदर जाकर ले आई और उनके मामा के घर छोड़ आई। पर माँ ने इतने दिन में मेरे सामने ये बात कभी जाहिर नहीं करी थी, इसलिए मुझे पता नहीं थी। पर सुनकर अब मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे और खौफ भी आ गया था। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन से क्या करूँगी। इतनी देर में सांत्वना भरी आवाज़ में वो जो औरत उनके साथ आई थी सावित्री के साथ, वो मुझे कुछ तो तमिल में बोलने लगी। सावित्री ने अनुवाद करके बोला, शी हैंडल अक्का, नो वरी। उसके बाद उन दोनों और एक वकील के साथ मैं पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में जब चंद्रा से मिली तो ऐसा लगा कि उसे कोई मलाल नहीं है, उसको कोई डर भी नहीं है। शायद इतने साल में उसका सारा डर खत्म हो गया। उसने बोला, अच्छा वो मर गया साला, इसका बाप भाग गया, मुझे मिलेगा तो उसका भी खून कर दूंगी। माँ ने जब ये अनुवाद किया उसके बाद माँ ने बोला, ठीक ही बोल छे। ये सुनकर मुझे लगा कि आज मैं किसी कातिल के सामने नहीं, मैं एक ऐसी माँ के सामने खड़ी हूँ जो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, जिसने अपनी बहू को जो उसके पेट से नहीं जनी उसको ऐसा अपनी गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से बांधा कि उसके बाद उसे अपना कोख से जना भी महिषासुर लगा और वो बन गई दुर्गा। वो बन गई महिषासुर मर्दिनी। और इसके बाद में मुझे अपनी शादी के पहले साल की, आज से 11 साल पहले, एक बात याद आई। जब किसी बहस में मेरे पति ने कह दिया था कि चुप कर, नहीं तो 2 चांटे मार के घर से निकाल दूंगा। और माँ ने उसी वक्त बोला था, ये घर मेरा है, तू कौन होता है घर से निकालने वाला, ज़्यादा बकवास करी तो मैं 2 चांटे मारकर तुझे निकाल दूँ। शायद माँ इसी को कहते हैं। तो चंद्रा ने वहाँ पर बोल दिया कि माँ को पता भी नहीं कि उसने कब वो बॉटल उठाई है, और तो कुछ लिखा पढ़ी करके माँ घर आ गई। कुछ दिन के बाद वो औरत जो उसके साथ आई थी वो लोकल नेता नहीं थी, वो कोई एनजीओ की, वुमेन बेस्ड एनजीओ की मुखिया थी और वो वहीं आसपास रहती थी। उनकी सहायता से सेल्फ डिफेंस का केस बना और चंद्रा भी छूटकर घर आ गई। उसका पति आज तक नहीं लौटा, कहाँ है पता नहीं। चंद्रा की जो बहू है वो क्लर्क बन गई और उसकी बच्चियाँ आज सुरक्षित हैं। और माँ, उनके दिन की शुरुआत आज भी चंद्रा से किटपिट करने से ही होती है। तो ऐना वहाँ ऐना मीन तो होता है, पर शायद वहना वहना अब नहीं होता, क्योंकि जो भी माँ चाहता है वो हम खरीद ही लेते हैं। पर और मैं माँ की कबाड़ की आदतों से आज भी परेशान, पर मन में एक जिज्ञासा लिए कि क्या इस कबाड़ के अंदर कोई एक राज भी छुपा है कि माँ ने माँ बनना कहाँ से सीखा। माँ की मौत हो गई थी जब वह सिर्फ 5 साल की थी, तो उन्होंने माँ का प्यार तो नहीं देखा और बचपन से ही अपने भाई बहन की माँ बन गई। उसके बाद उनकी सास ने भी उनकी कभी माँ नहीं बन पाई, माँ की कभी जगह नहीं ले पाई। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसी दुनिया में रहकर, जहाँ पर एक नॉट सो आइडियल ससुराल था, जहाँ पर उन्हें पैसों की तंगी थी, जहाँ पर उनके खुद के 3 बच्चे हैं, उन्हें एक अच्छी माँ बनना किसने सिखाया? क्यों पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की ने उन्हें आज तक नहीं छुआ? तो जवाब तो मुझे नहीं मिलता, पर एक लता मंगेशकर का गाना है, महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। उसका मेरा एक वर्जन है कि महलों की रानी मिली, महारानी बेटी राज करेगी। तो इस पर मैंने एक कविता लिखी थी कि एक रोज़ मेरे सपने में आकर बोले मेरे कृष्ण कन्हैया, एक मैं ही नहीं तो माओं का न्यारा, तुमको भी दुआएं दे दो मैया। औरों संग अन्याय है शायद तुम्हारा दुगनी ममता पाना, लगता है भेदभाव के जैसा तुम्हारा मुझसा धनी हो जाना। और मैं बोलूं खेद है माधव, खेद है मुझको कोई खेद नहीं है, औसत दुनिया और मुझ में माधव, लगता है कि भेद यही है, मुझ पर थोड़ी ज़्यादा मेहरबान है सृष्टि, निकलूँ घर से तो दुआएं लेती हैं दृष्टि। बचपन से मैं ऋणी रही हूँ माँ की कोख और दूध जो पाया, और कहा जो अलविदा माँ को, चौखट के पार भी माँ को पाया। पार्वती से मिलो जो माधव, पूछना कितना मुश्किल विदा हो जाना, दूजे बाग में जाकर उगना, अपने आंगन से दूर हो जाना। और ब्रह्मा से कहना माधव, मुझसे नियति सबके हिस्से आए, हर माँ थोड़ी ईर्ष्या से तड़पे, बेटी दूजी माँ के जब किस्से गाए। और जो विष्णु हो तुम माधव, और जो विष्णु हो तुम माधव, रचो ऐसा खेल निराला, दुनिया थोड़ी संतुलित हो जाए, हर माँ मेरी माँ के जैसी, हर बहू बेटी हो जाए।